हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो अक्टूबर 2020 जो हरियाणा बोर्ड का रीअपीयर का पेपर आया था उसका हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आया हमारा इस टाइप का है, कैपेसिटर का एक न्यूमेरिकल है, इसको हमने सोल्व करना है। तो इस टाइप के जो नेटवर्क बना के दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो कैपेसिटर जो पैरेलल में जोड़े जाते हैं वो होते हैं CP = C1 + C2, और अगर वो सीरीज में हो तो उनका उत्तर आता है C1 C2 बटे C1 + C2। जबकि रजिस्टर के इसके अंदर ये उल्टे हो जाते हैं, ये RP बन जाएगी, ये RS बन जाती है। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल में है, यानी कि दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो हमारा जो उत्तर बनेगा इसका ये ऐसा हो जाएगा। ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 1.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे 3, और एक ये चला जाएगा ऐसे। तो ये हो गया हमारा 3, ये भी 3 और ये भी 3 हो गया। अब तीनों सीरीज में आ गए। 3 के लिए रूल होता है हमारा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ पे C1 का रोल कौन कर रहा है 3, तीनों ही 3 दे रखे हैं, तो इनकी जगह हम सब 3 रख देंगे। तो हो जाएगा 3 3 3। एलसीएम लेने के बाद 3 और काटोगे तो 1 + 1 + 1, यानी कि आ गया अपना 3/3। तो 1/CS = 3/3 कितना उत्तर आ गया 1। इनको काटेंगे 3 से 3 कट जाएंगे, 1 उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमने 1/CS नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है CS। तो CS आ जाएगा, 1 को पलटी लगाओगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इन ऑप्शनों में कहीं भी 1 लिख रखा हमारा उत्तर होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो 2 के लिए ये शॉर्टकट लगा दिया करो, C1 C2 यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 9 ओम, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज 2 ओम, द वैल्यू ऑफ 2 रजिस्टर्स आर। तो इसके अंदर हमें पता है कि RP जो होता है वो होता है R1 R2 बटे R1 + R2, और RS होता है डायरेक्ट। तो इस सवाल को हम, ये 2 के लिए रूल होते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए हो तो इनको हम 1 बटे करके लगा देते हैं जैसे किया था। तो अब देखो यहाँ पे हमने द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 9 ओम, जब वो सीरीज में जोड़ रखे हैं यानी कि R1 + R2 तो उत्तर आता है 9, और जब उनको पैरेलल में जोड़ रखा है तो उनका उत्तर आता है 2 ओम। तो 2 के लिए पैरेलल में क्या होगा R1 R2 बटे R1 + R2 = ये दे रखा है 2। तो डियर स्टूडेंट इस सवाल को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे कि देखो ये R1 R2 के उन्होंने जोड़े बना के दे रखे हैं 4 5 2 7 3 6 1 8। तो हम यहाँ इनके मान रखेंगे, जब हमारा 2 उत्तर आ जाएगा वो हमारा उत्तर होगा। जैसे पहला करते हैं, देखो 4 × 5 बटे 4 + 5, तो ये आएगा 20/9, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा देखते हैं 2 7 का, 2 × 7 बटे 2 + 7, ये आएगा 14/9, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। उसके बाद हम तीसरा चेक करते हैं, जो हमारा तीसरा प्रश्न है 3 और 6 का। 3 और 6 को चेक करो, इसके अंदर ये आती है हमारी 3 × 6 बटे 3 + 6, ये हो गया 18/9, और इनको काटो कितना उत्तर आ जाएगा 2, यानी कि अपना ये वाला जोड़ा बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर दिया है। उसके बाद 3 और 6 को डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 9 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इन सवाल को हम कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा है, इन मीटर ब्रिज द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू द राइट गैप रेजिस्टेंस इज 2:3। डियर स्टूडेंट्स हमारा जो मीटर ब्रिज होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, 0 से 100। और यहाँ पे हमने जैसे इसके साथ ये कोई तार हो गया, इसके नीचे एक पैमाना लगा रखा है, और यहाँ से ऐसे जोक की आती हूँ, ठीक है। वो कहता है कि ये राइट गैप है, ये वाला राइट, ये लेफ्ट है, दे रखा है 2:3। तो वो कहता है कि लेफ्ट से द बैलेंस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट से, यानी इसका मान बताना है। इसका मान बताना है तो मान लो x के ऊपर होगा, लेट मान लो ये वाली जो दूरी होगी x होगी, तो ऑटोमेटिक ऊपरली कितनी हो जाएगी 100 - x। तो इसको अब ऐसे कर दो, x बटे 100 - x, यानी ये वाला जो रेशियो उसने कितना दे रखा है 2:3। इसको सोल्व कर लो, ये हो गया अपना 2x = 300 घटा 3x, और ये तो हो गया 3x। 1 मिनट, 2 से कर रहे हैं ना, तो ये होगा 200
माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। इस 2x को पहली तरफ लिख के जाओ, कितना हो गया 5x। 5x इज इक्वल टू 200 और x का मान कितना आ गया 40। तो इसमें जो 40 उत्तर है वो हमारा सही होगा। ऐसे कर लिया करो जब पूछते तो। चौथा प्रश्न है द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये एसी करंट, एक एसी करंट की इक्वेशन है, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल कर दिखानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन जो भी दे रखी है, इसको जो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसके साथ मैच करवाओ। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो कोई इसके अंदर पूछ भी लेगी आई नोट का मान कितना होगा, तो आई नोट का मान हो जाएगा हमारा 5। और उसने पूछे इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यहाँ पे ओमेगा का रोल कौन कर रहा है 314। इसको ऐसे लिखो, हियर ओमेगा इज इक्वल टू 314 और ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314 और ये हो गया हमारा 2 इंटू पाई का मान होगा 3.14। 3.14 न्यू इज इक्वल टू 314। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम न्यू निकाल कर दिखानी है, तो ये हो गया हमारी 6.28। यानी कि ऐसे भी कर लेंगे इसको करके जो 3.14 है इसके बटे 100 कर दो दशमलव हटाने के लिए। अब देखो 3.14 से 3.14 कट गया, यानी कि इधर 1 बच गया, तो ये आ गया अपना 2 न्यू इज इक्वल टू 100 गुणा 100 और न्यू का मान कितना आ गया 50। तो जो 50 के ऊपर निशान लगाएंगे। तो ऐसे हम इन सवालों को करेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमारा कि द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स I1 एंड I2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ their distance of separation, the length of the wires, the radii of the wire, the medium in which they are placed। इनमें से हमने एक के ऊपर टिक का निशान लगाना है। तो जो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स होता है उसका एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी इनके बीच की सेपरेशन है, ये करंट जा रहे हैं, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसका मान होता है 10 की शक्ति -7 के बराबर। तो यहाँ पे देखो आप, इनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ फार्मूले हैं यानी कि उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद देयर लेंथ ऑफ यूजेस, देखो वो लेंथ भी आ रही है, यानी कि लेंथ पे भी यूज़ कर रहे हैं। द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड, मीडियम में भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो म्यू नॉट लिख दिया ये तो फ्री स्पेस के लिए होता है, और फ्री स्पेस के अलावा हम और कोई मीडियम रखेंगे तो म्यू आ जाएगा, यानी इस पर डिपेंड करता है। तो एक चीज़ बच गई जिस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या है, रेडियाई ऑफ द वायर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा रेडियाई ऑफ द वायर। डियर स्टूडेंट्स, करंट जब भी किसी वायर में चलता है तो वो उसके आउटर सरफेस पर से चलता है, ठीक है, कभी भी उसके अंदर से होके नहीं जाता है। तो उसका रेडियस कितना भी हो उसके ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे 1-2 % और आ जाते हैं। अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वे रिपेल करेंगे। ये भी 1-1 नंबर के पर्सन बन जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पैरेलल वायर्स करंट इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो क्या करेंगे, दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक पर्सन यहाँ ये भी तैयार करवा दिया आपको। और अगला पर्सन है, व्हाट आर द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होती है। रेडियो वेव्स डियर स्टूडेंट्स, जो सूर्य से जो वेव निकली हैं उनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। और ये 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की कौन कौन सी होती है, रेडियो, मिर्ची, आई, लव, यू, एक्सरे और गामा रे। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ती है। तो जो 1 नंबर पर आई वो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एल का मतलब विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है। रेडियो वेव्स हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ इनका लार्जेस्ट क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे कम है, क्योंकि इस फार्मूले से लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो इनका वेवलेंथ क्या हो गया, लार्जेस्ट।
और गामा रे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखोगे तो तीर का निशान ऐसे हो जाता है। इसको याद करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है। तो रेडियो वेव्स क्या होती है, अब देखो, रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फ्रीक्वेंसी बिटवीन, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 की शक्ति 14 से 10 की शक्ति 11 के बीच में, और इनके मैं बीच में 10 की 12 भी कह दूँ या 10 की शक्ति 12 भी लिख सकते हो, कोई न्यूमेरिकल आए तो 10 की शक्ति 12 से सोल्व कर देना। रेडियो वेव्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो एक ट्रांसमीटर से दूसरे रिसीवर तक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर चली जाती है। तो 1 नंबर का पर्सन था, इसमें कर लेना ये। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो बोर एटॉमिक रेडियस से संबंधित है। इसके अंदर बोर जो रेडियस है, बोर ने भी एटम का एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसके अंदर बताया था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होती है, जो रदरफोर्ड ने बात बताई वो सही है, और उसके चारों तरफ ऐसे वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने ऐसे वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं बताए थे, उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं और भी कोई भी मूविंग बॉडी जब उसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहती है और फाइनली वो इस हिसाब से तो वो न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जाना चाहिए। ये थी रदरफोर्ड की बात, इसलिए रदरफोर्ड जो मॉडल था वो फेल हो गया। उसके बाद बोर ने जो मॉडल दिया था वो कहता था कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के अंदर क्लासेज होती है, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, ठीक है। ऐसे बच्चा जैसे 8वीं क्लास में होगा तो उसके बाद 9th क्लास में प्रमोट होता है। इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई होती है तो वो इससे ऊपर वाले में जाता है, एनर्जी लो होती है तो वो नीचे वाले में आ जाता है। तो अब देखो, बोर ने जितनी बातें बताई थी वो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड थी सारी की सारी। हाइड्रोजन जो एटम होता है इसका 1H1, इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, यानी कि Z = 1। इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन भी 1 ही होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते क्योंकि एक में से एक घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। तो जब एक ही प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट्स के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। तो हम पढ़ेंगे भाई, देखो सीधी सीधी बात पा जाओ, बोर रेडियस क्या होता है। बोर रेडियस निकालने के लिए बोर ने एक फार्मूला दिया था कि भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, जैसे उसका तो एक ही था वो, क्योंकि बोर की सारी थ्योरी हाइड्रोजन पे ही लागू है, तो बाकी अलग के लिए उसने बताया था ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे R1, R2, R3, R4 ... जैसे Rn ऑर्बिट्स हों तो उसने फार्मूला देखा रखा था। n का मतलब जौन सी ऑर्बिट में निकालना चाहते हो, जैसे 2 वाले में निकालना चाहते हो तो हम n = 2 रख देंगे, 1 वाले में निकालना चाहते हो तो n = 1 रख देंगे, 3 वाले में 3। समझ गए मेरी बात। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका मान होता है 6.7 10 की शक्ति -34 4 π² m। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज़ द एटॉमिक नंबर, जिसका भी निकालना चाहते हो उसका z रखो, और इलेक्ट्रॉन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है। ये फार्मूला दे रखा है ये स्टूडेंट्स। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके लिखा, देखो ये वाली चीज़ मैंने अलग ले ली और n² मैंने बाहर ले लिया, n² मैंने पीछे ले लिया देखो, और एक z भी पीछे ले लिया। बाकी देखो ये सारे के सारे कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट है ये। और जब बोर ने अपने हाइड्रोजन के ऊपर लागू करी थी तो यहाँ पे इसका z कितना था, इसका z था 1, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखें, और एक ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन में तो वहाँ इसकी जगह में 1 रखें, तो जब सारे कांस्टेंट को रखोगे, सोल्व करोगे तो एक नया कांस्टेंट नहीं बन जाएगा। देखो ये सारे कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, और इनको जब सोल्व करोगे तो इसका मान आएगा, इनकी जगह हम 1 रखेंगे तो R1 = R0 इंटू 1 की शक्ति 2/1, यानी कि R0 = R1। और सारे मान रखने के बाद आ जाता है वो हाइड्रोजन एटम का 0.53 एंगस्ट्रॉम। इनको ये सारे मान इसमें रखोगे ना तो इतना ही सोल्व होगा। अब आ जाओ अपने सवाल के ऊपर जो अपने हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ए सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। देखो एटम कोई भी ले सकते हो, उसने खाली हाइड्रोजन की बात बता रखी है। वैन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ इतना, तो हाइड्रोजन का तो याद हो ही गया क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, तो इसको मैं अब RO कह दूँ तो ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन का दे रखा है उसको हम RO लिख देंगे। करो शुरुआत, वही काम है। बोर रेडियस क्या होती है,
आर नोट इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, देखो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर एन लिख दूँ। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकलवाओ, पेपर में पूछा कि फर्स्ट ऑर्बिट का बताओ सिंगली आयोनाइज्ड। सिंगली आयोनाइज्ड का मतलब है हीलियम +1। तो करो भाई, फर्स्ट निकालना था, आर एन की जगह 1 रख देंगे, R1 आ जाएगा। आर नोट इंटू एन का रोल कौन करेगा 1। हीलियम का कितना होता है 2He4, हीलियम कितना होगा 2He4, तो जेड की जगह 2, कट पिट की तरह नहीं। सेकेंड ऑर्बिट और निकलवा लो। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या करोगे R2, आर नोट की जगह जो मान दे रखे वो मान रखे, हाइड्रोजन वाले को ही हम आर नोट मान रहे हैं, आर नोट। उसके बाद क्या करेंगे एन स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में निकाल रहे हैं, n बराबर 2 है, और जेड की जगह रखेंगे 2, सोल्व करोगे इतना जाएगा, ये दोनों ही कर लियो। ये बात इसलिए समझानी पड़ी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट आर नोट यूज़ कर रखा था। आपने पेपर में ये चीज़ कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी बैकग्राउंड थी। हमने सीधा ये फार्मूला रखना है कि बोर रेडियस किसके बराबर होता है, आर एन इज इक्वल टू आर नोट एन स्क्वायर बटे जेड। जिसका पूछा जाओ उसका जेड और एन लिया हो ढूंढ के। फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा एन की जगह 1, जिसका पूछ रखा है उसका जेड का जेड लिख देंगे। जैसे हीलियम का जेड कितना होता है 2, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अच्छी लेवल का क्वेश्चन था ये। बोर थ्योरी जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है कि हाउ नैंड गेट कन्वर्टेड इनटू नॉट गेट। और नैंड गेट से ही हम एंड गेट ही बनाना सीखेंगे और नैंड गेट से ही और गेट बनाना सीखेंगे विद शॉर्टकट तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, हम सीखते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं। यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं, नैंड गेट और नोर गेट। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं और किसी भी आईसी के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर इनको हम लगा सकते हैं। इनको ये इतने सस्ते होते हैं कि इन्हीं से ही हम, जैसे नैंड गेट से ही नोट गेट बना सकते हैं, नैंड गेट से ही और नैंड गेट से ही नोट भी बना सकते हैं। तो ये हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर नैंड और नोर लगे होते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल होते हैं और इजी टू फैब्रिकेट होते हैं। तो हमारा प्रश्न जो है वो यही है कि आप नैंड गेट से नोट गेट कैसे बनाओगे। ये हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न है। और ये करवाने के बाद मैं आपको 2 और सिखा दूँ हाथ की हाथ कि नैंड गेट से ही एंड गेट कैसे बनाएंगे और नैंड गेट से ही और गेट कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट तरीके के साथ सीखेंगे। तो ये स्टूडेंट देखो, पहले आप नोट गेट जो होते हैं, नोट गेट के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। यानी कि इसका नोट का काम होता है कि सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, जैसे ऑन को ऑफ कर देता है, ऑफ को ऑन कर देता है। अब हमारे पास दे रखा है नैंड गेट। तो सबसे पहले देखो डियर स्टूडेंट्स, ये एंड गेट होता है। अगर मैं खाली इतना करूँ तो ये मेरे पास एंड गेट, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसे टॉगल लगा दूँ, एक ऐसी सर्कल लगा दूँ, ये खाली होनी चाहिए बीच में से, तो ये बन जाता है हमारे पास नैंड गेट। एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो गुणा का होता है, और नैंड का लगाने के बाद यानी कि नैंड इज इक्वल टू एंड जमा नोट। अब ये इसका ऑपरेशन ये वाला हो जाए, क्योंकि जो एंड का था वो क्या था, गुणा था, और नैंड बना दिया तो इसका कंप्लीमेंट करेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि 1 का 0 और 0 की 1 करना, ठीक है। अब देखो आगे भाई, हमने नोट गेट बनाना है। नोट गेट में एक ही इनपुट हो से, लेकिन उधर 2 इनपुट जारी हैं। तो एक काम ऐसा करा कि इन दोनों इनपुट को एक इनपुट बना दे तो अपना काम बन जाए। देखो सारी की सारी वैसी की वैसी फ़ोटो है। ये खाली पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम पिन कनेक्ट करते हैं। तो देखो यह फ़ोटो कब बन सके। प्रश्न भी यही है कि नैंड गेट से नोट गेट कैसे बनाओगे। तो सीधा तरीका सीखो कि जैसे इसमें एक ही इनपुट गई हुई है, लेकिन यहाँ 2 इनपुट गई हुई है। इन दोनों का अगर मैं मेल के एक ही बना दूँ तो आगे तो मेरा तो काम हो गया आसान। यानी कि इन 2 लाइन की मैंने एक लाइन बनानी है। तो देखो 2 लाइन की एक लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। यानी कि उरा से ध्यान दो, उरे में अगर 1 करूँ 1, तो देखो ये उरे भी 1 गई, उरे भी 1 गई, समझ में आ गई। तो 1 ही बन गई कि नहीं। देखो अब मान लो मैं यहाँ करूँ 0,
तो यहाँ से जाएगी तो ये वाली भी 0 बन जाएगी, ये वाली भी 0 बन जाएगी। यानी कि अंदर जो इनपुट जा रही है वो एक ही जा रही है ना। एक का मतलब या तो दोनों 0 0 जा रही है, दोनों 1 1 जा रही है, और आगे वो निशान लग ही रहा है, इसका काम क्या होगा, बदलना। तो यानी कि ये वाली जो फोटो है, ये काम करने के बाद नैंड गेट का क्या बन गया, अब ये नॉट गेट। तो अब मैं इसको नैंड गेट नहीं लिखूंगा। नैंड गेट कब तक था, ये नैंड गेट था ऐसे, ये था मेरा नैंड गेट, और इसका जब मैंने दोनों तार मेल के एक ही बना दिया तो अब मेरे पास ये क्या बन गया, नॉट गेट। तो बस ऐसे एक नंबर पूछा ऐसे कर देना। ए नैंड गेट इज मेड बाय ज्वाइनिंग द इनपुट ऑफ ए नैंड गेट टुगेदर। इसकी इनपुट को ज्वाइन कर दो, ऐसे हमें नॉट गेट मिल जाएगा। और नैंड गेट के अंदर क्या होता है, नैंड गेट इज इक्वलेंट टू ए एंड गेट फॉलोड बाय ए नॉट गेट। ज्वाइनिंग द टू इनपुट्स ऑफ द नैंड गेट लीव्स ओनली नॉट गेट। लीव्स का मतलब बच जाता है खाली नॉट गेट। जैसे ही हमने ये दोनों इनपुट कर दी तो नैंड गेट क्या बच गया, अब नॉट गेट बन गया। समझ में आ गई होगी बात। सीधी देसी भाषा में याद रखो, नॉट गेट में एक इनपुट है तो हमने इसकी एक इनपुट बनानी है, इसकी एक इनपुट बनानी है। एक इनपुट कब बनेगी, जब दोनों हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट भाई, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। भाई नैंड गेट से हमने बनाना है एंड गेट, तो पहले नैंड गेट लिख दें। ये होगा अपना नैंड गेट। ये उरा तक तो है, और ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा नैंड गेट। ठीक है, इसको क्या बनाना है, एंड गेट। एंड गेट में भी दो ही इनपुट होते हैं, तो हमने यानी कि दो इनपुट तो रखनी है। तो ये अब देखो एक चीज़ सीखियो, NAND माइनस नोट। अगर नैंड में से नोट हटा दिया जाए, नैंड में से अगर नोट हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा, एंड गेट ही। तो ऐसे देखो मैंने क्या लिखे है, बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ ए नैंड गेट, कि जो नैंड गेट की आउटपुट है ना उसको इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट का मतलब यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो। और नॉट गेट कौन सा, ये वाला नहीं भाई, नॉट गेट लगाना ये वाला जो हमें नैंड गेट से मिला है, ये वाला लगाएंगे। तो ऐसा ही डायग्राम है, यहाँ बना दो। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, और इसके आउटपुट को हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंड गेट। ये होगा सीधी दूसरी बात। तीसरा देखो, नैंड गेट से ही और गेट बनाओ भी, तो देखो और गेट में भी दो ही आउटपुट होती हैं। यानी कि ये है अपना कौन सा गेट है, नैंड गेट। इससे हमने कौन सा बनाना है, और गेट। तो इसकी देखो हम क्या करेंगे, उसकी तो हमने आउटपुट को इन्वर्ट करा था, अब इसकी इनपुट को इन्वर्ट कर दो। इनपुट है ये वाली, इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट का मतलब उल्टा कर करके भेजो, यानी कि नॉट गेट लगाओ। नॉट गेट भी कौन सा, जो नैंड से ही बने हुए थे, ये वाला नहीं, यानी कि मेड इन चाइना ही होना चाहिए ये वाला। तो ये जी इसका जुड़ गया ऐसे, दोनों ये जोड़ रखी थी। इसी तरह उरे भी लगाओ भाई, ये वाला अंग्रेजी का डी अक्षर जैसा, दोनों कंबाइंड। तो डियर स्टूडेंट, जो नैंड गेट है, अगर इसके इनपुट को हम इन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, और गेट। ठीक है, और इसके आउटपुट को इन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, नैंड गेट। ठीक है, एक नंबर में था यो पर्सन, तो यो वाला आ रहा था, यो मैंने अच्छी तरह करवा दिया। और ये समझ लो कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, जो नैंड गेट और नोट गेट होते हैं, इनको यूनिवर्सल बोलते हैं क्योंकि बहुत ही सस्ते होते हैं। इन्हीं से ही हम नोट एंड और बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा 9th क्वेश्चन है कि इन ट्रांजिस्टर एमिटर इज ऑलवेज फॉलोड बाय, ऐसा क्यों होता है। एक नंबर का बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम ट्रांजिस्टर के अंदर आगे वाले हिस्से को हमेशा फॉरवर्ड वाइस क्यों बनाते हैं। ये फॉरवर्ड वाइस बनाते हैं, और कलेक्टर वाला जो हिस्सा होता है इसको रिवर्स वाइस बनाते हैं। ये एमीटर होता है, ये बेस होता है, कलेक्टर होता है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये हमने सिखाना है। तो ये प्रश्न पूछा हमारे, तो मैं इस प्रश्न करवा रहा हूँ, साथ के साथ ये और करवाऊँगी कलेक्टर को रिवर्स वाइस क्यों करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जो NPN है या PNP है, तो
तो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स हैं, तो इधर भी होल्स हैं। अब देखो इसको हम 4/2 इसलिए बनाते हैं कि 4/2 की पहचान बताओ क्या होगा? जब n के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो, n के साथ बैटरी का नेगेटिव हो या p के साथ p हो, जैसे इसके अंदर बना हो तो p के साथ p हो। इसी तरह n के साथ ये रिवर्स बाइस कब होती है? रिवर्स बाइस का रूल होता है कि जब ये n के साथ कौन हो? बैटरी का पॉजिटिव हो। इसी तरह इसका भी लगवाओ, p के साथ कौन हो? n हो। अब देखो पर्सन को सीखो कि इसको हम 4/2 क्यों बनाते हैं? टू सप्लाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उनकी सप्लाई के लिए, ठीक है। और कलेक्टर को रिवर्स बाइस क्यों बना जाते हैं? टू रिमूव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है देखो यहाँ पे पहुँच गए, उनको रिमूव करने के लिए देखो इलेक्ट्रॉन इनको कौन खींच लेगी? ये पॉजिटिव वाली खींच लेगी। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे वाला पूछेगी ये 4/2 क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनकी सप्लाई करने के लिए। और इसको रिवर्स बाइस क्यों बनाते हैं? इनको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम बनाते हैं। शायद एक नंबर का बहुत ही प्यारा पर्सन था, समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देख लो, इज लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज पोलराइज्ड। देखो जो भी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो पोलराइज नहीं होती है। उसके अंदर जो 3 वेक्टर होते हैं हमारी लाइट के E B C, वो तीनों के तीनों होते हैं। और जब वो पोलराइज हो जाती है, जैसे उसको किसी निकोल प्रिज्म में से उसको निकाला जाता है तो उसके एक हिस्से के ऊपर बैन लग जाता है और उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड। और ऑर्डिनरी जो भी लाइट होगी, जैसे सूर्य की लाइट, किसी बल्ब से लाइट, ऑर्डिनरी जो लाइट होगी वो कैसी होती है? अनपोलराइज्ड। यानी उसके अंदर E B C इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और प्रोपेगेशन तीनों वेक्टर होते हैं, वो तीनों एक साथ चलते रहते हैं। तो इसी तरह देखो किसी भी लैंप की लाइट हो, किसी भी सूरज की जो देसी लाइट आ रही है वो कैसी होती है? अनपोलराइज्ड। तो पूछता है कि इज लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज पोलराइज्ड? नहीं भाई, सोडियम जो लैंप से जो लाइट निकलेगी वो भी कैसी होगी? अनपोलराइज्ड। पोलराइज तो बनाई जाती है, समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज़ लगा के, कोई पोलराइड लगा के उसके हम कुछ हिस्सों के ऊपर बैन लगा देते हैं और वो पोलराइज हो जाती है। तो सोडियम लैंप से जो लाइट निकलेगी वो पोलराइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 12वां प्रश्न है कि 2 मेटल्स A and B हैव द वर्क फंक्शंस 4 eV एंड 10 eV रिस्पेक्टिवली, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ बताना हमने। तो वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू H न्यू नॉट होता है। 2 मेटल दे रखे, एक वाले का फाई दे रखा है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 H न्यू नॉट। बी वाले का दे रखा है 10, तो यहाँ से मैंने न्यू नॉट का मान निकालो तो कितना आएगा? ये वाला, और इसका आएगा इतना। उसके बाद देखो कोई पूछा था भाई कौन सा बड़ा है इनमें, फ्रीक्वेंसी किसकी छोटी है? तो तुम कहोगे सर इसमें तो H के 4 हिस्से हो रहे हैं, इसमें H के 10 हिस्से हो रहे हैं, यानी कि ये वाली चीज़ छोटी है। अब आ जाओ, ये फार्मूला अपना देसी, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि लाइट जो चलती हो ऐसे चलेगी, तो कोई भी चीज़ चलेगी ऐसे चलेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। और ये वाली बात किसके बराबर? गोल चक्कर के, यानी कि यहाँ से चल के यहीं पहुँच जाए उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और 1/t किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी के। और यहाँ से अपनी लैम्डा पढ़ना हमने, तो लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। और थ्रेशोल्ड केस में पढ़ रहे हैं, स्पेशल है तो यहाँ पे न्यू लगा देते हैं। तो कम किसकी छांट के लाए हम? देखो H/4 कम है, H/10 कम है, तो वो सर H/10 कम है, यानी कि मेटल B थी। तो मेटल B की जो फ्रीक्वेंसी कम थी तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा मेटल B एज हाईएस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ गए? इनमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करनी, खाली जीके टाइप के प्रश्न थे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 3 MV। एनर्जी दे रखी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका उत्तर बताना है kg मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसके अंदर हम निकाल कर दिखाना मोमेंटम और उसकी एनर्जी दे रखी है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू
यानी कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। इसको हम m इंटू सी से लिखेंगे। यहाँ पे दो फोटोन्स है उसकी वेलोसिटी को हम c से लिखते हैं। फोटोन के अलावा कोई भी चीज़ होगी, कार, बस, उन सब की वेलोसिटी को v से लिखते हैं। तो अब देखो m कहाँ से लेके आए भाई, m क्योंकि फोटोन का जो रेस्ट मास है वो तो जीरो होता है, तो इसका मूविंग मास कैसे निकालेंगे। ये हमारी दो इक्वेशन है, एक तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E बराबर mc², और दूसरी है E बराबर h न्यू। इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ से हमने m का मान निकाल लिया h न्यू बाई c²। इसको मान को यहाँ रखो, ये आ गया, एक c से एक c कट के कितनी आ गई, h न्यू बाई c। और यह तो एक तो फार्मूला ये हो गया, दूसरा एक फार्मूला और बना सकते हैं। h न्यू किसके बराबर होती है, एनर्जी के बराबर होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू E बाई सी। अब अपने सवाल पर आ जाओ, वो कहता है कि मोमेंटम निकालो, एनर्जी दे रखी है, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, P इज इक्वल टू E बाई सी, और E दे रखी है हमारी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 मेगा का नाम का 10 की 6, और EV, एक EV में कितने जूल होते हैं 1.6 10 की शक्ति -19, और C का मान होता है इतना। काटो पीटो और अपना उत्तर मिला लो, 3 से 3 कट गया, ये आगा बना 1.6, 10 की शक्तियों का हिसाब लगा लो। 10 के ऐसे लगा लिया करो, एक बड़ा सारा 10 लिख कर 6 -19 माइनस का 8, तो मेरे पास बच गए भाई 19 और 8 27, 27 में 6 जाएंगे, 21 बच जाएंगे माइनस के, तो उत्तर आ गए 1.6 गुणा 10 की शक्ति -21। और सारी यूनिट हमने SI में कन्वर्ट कर दी थी, उत्तर उसका भी SI में ही आएगा, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मोमेंटम। ऐसे कर लेंगे हम, क्योंकि फोटोन जो होते हैं वो लाइट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को फोटोन बोलते हैं। फोटोन को जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। इसको हम कैसे करते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन होता है m इज इक्वल टू m0/√1 - v² बाई c²। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। इस पर्सन को यही करवाता हूँ, क्योंकि फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो c से ही चलती है। तो यहाँ पे जो v लिखी है वहाँ पे c लिख दो, m इज इक्वल टू m0/√1 - c² कट का 1 आएगा, 1 में से 1 गई 0, तो m इज इक्वल टू m0 इज इक्वल टू m इंटू 0, और किसी से जो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर्सन एक और करवा दिया हाथ की हाथ, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, प्रोटोन नहीं बोल रहा हूँ, फोटोन है, फोटोन इज 0। ठीक है, फोटोन जो है, फोटोन की शक्ल प्रोटोन में मिलती है। कभी कोई बालक प्रोटोन समझ बैठा है, प्रोटोन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो ऊपर से जो लाइट्स आ रही हैं इनके पैकेट्स के रूप में आ रही है, जिनको क्वांटा बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। एक पर्सन ये भी साथ के साथ खिंचवा रही है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से संबंधित है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहो, किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहो, किरचॉफ्स करंट लॉ कहो, ये सभी एक ही बातें होती हैं। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या कहता है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने कोई एक जंक्शन ले लिया, जैसे आपने नाम सुना होगा किसी भी रेलवे स्टेशन जहाँ से 4-5 लाइन निकलती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। इस जंक्शन से काफ़ी ट्रेन निकलती रहती हैं और काफ़ी ट्रेन आती रहती हैं इनके। तो जंक्शन रूल ये कहता है हमारा कि जैसे मान के चलो ये कोई जैसे रेवाड़ी जंक्शन है, रेवाड़ी जंक्शन से 7 लाइन बाहर निकली हुई है, तो इसको समझाने के लिए मैंने इसको एक जंक्शन बना दिया है, मीटिंग पॉइंट भी कह दिया है। और यहाँ से मान लो ये जो करंट है ये आउट गोइंग है, ये करंट जो है ये भी आउट गोइंग है, I2, ये I1 कह लो इसको। और डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो करंट है ये इनकमिंग है, अंदर की तरफ आ रहा है I3, और ये भी अंदर की तरफ आ रहा है I4। ठीक है, तो ये हमारा जो किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज 0। ठीक है, और इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर काफ़ी सारे करंट हो तो उसको हम सिग्मा नाम के अक्षर से लिख देते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये बात और ये बात एक ही होती है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग का मतलब जो अंदर की तरफ आ रहा है वो हमने पॉजिटिव लेना है, और जो आउटगोइंग करंट है जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस जंक्शन रूल को इसके ऊपर लागू करते हैं हमारे। तो देखो यहाँ से शुरू हो जाओ, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग है तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस का I1। ये भी आउटगोइंग है, माइनस का I2। ये इनकमिंग है, इनकमिंग वाले को कैसे लेंगे, प्लस, तो ये होगा हमारा प्लस का I3, और ये भी ये प्लस का I4 इज इक्वल टू 0।
इसको अब देखो इसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ आ गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज 0। हमने देखो इसको 0 के बराबर लिख दिया है, और इसको आप अरेंज कर लो, ये हो गया I1 प्लस I2, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और ये इधर प्लस के हैं ही I3 प्लस I4। और डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरा लॉ जो है वो करंट से संबंधित है, और करंट जो है वो चार्ज से बनता है, इसके अंदर एक नंबर का इंपॉर्टेंट पर्सन आता है कि किरचॉफ जो करंट लॉ होता है वो सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ के अंदर चार्ज आता है, इसी तरह किरचॉफ सेकंड लॉ भी होता है, उसके अंदर वहाँ पे एनर्जी आएगी। तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक सैम्पल प्रॉब्लम भी करते हैं कि भाई ऐसे सवाल आते हैं एक एक नंबर में कि कैलकुलेट द अननोन करंट इन द फिगर। तो आप देखो ये जंक्शन रूल का ये संबंधित है, इसमें ये 10 दे रखे, ये 5 दे रखे, आई निकाल कर दिखाना है। तो यही वाला रूल लागू कर दो, इनकमिंग आउटगोइंग वाला। तो इसके ऊपर जो इनकमिंग करंट कौन है, देखो इनकमिंग तो 2 हैं, ये आउटगोइंग है, तो इसको इनकमिंग वालों को पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस का 10 प्लस का आई और माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से आई का मान आ जाएगा अपना आई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू -5 एम्पियर। ऐसे हमारे सवाल आते हैं छोटे छोटे, उनको हम सोल्व कर लेंगे। ये थी सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1। इसी तरह एक सैम्पल प्रॉब्लम और देख लेते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2। जैसे इस टाइप से आएंगे, कई बार आपको जंक्शन दिखाई नहीं देगा, जैसे इस सवाल को ऐसे कर देंगे कि जैसे एक ले रखें और यहाँ पे मान लो करंट की एंट्री हुई है 2 एम्पियर, यहाँ से आउट गोइंग हो गया आई का मान निकाल कर दिखाना है, और यहाँ पे दिखा दिया फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर और आउट गोइंग में दिखा दिया 5 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे हम, जो बीच की लाइन है इसको गायब कर देंगे। जब बीच की लाइन को गायब करोगे तो सारे आपस में टच हो जाएंगे और हमारा पर्सन इस टाइप से हो जाएगा, देखो यूँ तो बन गया ना जंक्शन। और क्योंकि बीच की लाइन हमने गायब कर दी जंक्शन दिखाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज इस पर 2 जंक्शन थे, उनको छोटा कर दो, हटा दो इसको, वो सारे करेक्टर लिख दो जो थे वो। ये 2 एम्पियर है, ये आई है, ये 5 ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो अब इसके अंदर हमने आई का मान निकाल कर दिखाना है। तो इसका मान निकालेंगे तो वही रूल लागू करो, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि 2 + 3, ये आउट गोइंग है, माइनस का आई, ये भी आउट गोइंग है, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे इसमें आई का मान कितना आएगा। तो आई का मान आप देख रहे हो 3 और 2 5, 5 माइनस आई माइनस 5 बराबर 0, 5 से 5 कट गया, तो आई का मान कितना आ गया 0। तो ऐसे हमारी सैम्पल प्रॉब्लम भी आती है 1-2 नंबर के अंदर, इसको कर लेना। इसके स्टेटमेंट आए तो इसको हम किरचॉफ जंक्शन रूल के साथ साथ इसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ऐसी सैम्पल प्रॉब्लम्स आएंगी और इट इज़ वैलिड फॉर ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के अंदर हमारा सेकंड लॉ आता है कि व्हाट इज़ द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लूप का मतलब होता है आकृति, जैसे इसमें देखो आपने कोई ना कोई आकृति दिखाई दे रही हो, इसलिए उसको हम बोलते हैं लूप रूल। ये इसकी स्टेटमेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMFs। डियर स्टूडेंट, जब भी मैं कहूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप्स तो आपने कहना है I × R, और EMFs का मतलब बैटरी का E, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बैटरी लगा रखी है हमने E, इसको हम बोलेंगे EMF, और जब करंट की और रेजिस्टेंस की गुणा होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द EMFs E अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0। और ओम्स लॉ से डेल्टा V किसके बराबर होता है, I × R इज इक्वल टू 0। इनसे दोनों 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली बात भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, बहुत ही आसान है ये। डियर स्टूडेंट, जब हम चलें तो EMF अगर हम देखो ऐसे जा रहे हैं यूँ, और हम जा रहे हैं मतलब करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, तो बैटरी का जो पहले मिल गया, जैसे इधर से जा रहे थे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया,
तो उस सेल को या बैटरी को लिखेंगे प्लस। उसके बाद देखो EMF इज टेकन नेगेटिव, फिर हम जैसे इधर जा रहे हैं, हमका मतलब करंट इधर जा रहा है, तो बैटरी का हमें पहले कौन मिला है नेगेटिव, तो हम वहाँ पे लिखेंगे -E, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल है रजिस्टर इज इनकाउंटर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर कोई रजिस्टर जो है वो करंट की डायरेक्शन में इनकाउंटर होता है तो उसको हम प्लस लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो सारी बातों को समझेंगे इसके थ्रू। ये जो जितनी बात बताई सारी इसके ऊपर देख लो कि जैसे क्लोज सर्किट ले लिए, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये हो गया, एक सेल ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले तुम करंट की डायरेक्शन निकालना सीखो कि जो ये सेल्स होते हैं इसके जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, यहाँ से हमने करंट को चलाना है। जैसे यहाँ से देखो ये करंट छोड़ेगा फॉर एग्जांपल I1, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ से ये करंट छोड़ेगा 2 वाला है तो 2 ले लो। और देखो इधर से एक करंट ये आया, एक करंट इधर से आया, ये जंक्शन आ गया। जंक्शन के ऊपर दोनों इनकमिंग है, इनकमिंग करंट्स को क्या लोगे पॉजिटिव। तो यहाँ भी ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो यहाँ इधर करंट चलेगा, उसका नाम होगा I1 + I2। देसी भाषा में कि एक नाली थी, इधर से मान लो ये पानी आया, इधर से ये पानी आया, इस नाली के अंदर दोनों का पानी जुड़ के जाएगा। आगे चलते रहो ऐसे ही, और जैसे ही ये जब नाली आएगी उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे। ये वाला जो था कौन सा था I1, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, और ये I2 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यूँ चक्कर चलते रहेंगे क्योंकि करंट को पूरा रास्ता चाहिए चलने के लिए। अब भाई 2 आकृति हैं, देखो इसमें टोटल बंद आकृति कितनी है, आकृति तो बंद 3 है। एक तो ये पूरी वाली, एक ये वाली ABCA, और एक है अपनी ACDA, ठीक है। तो हम एक आकृति पे इसको लागू करके दिखा देते हैं। फॉर लूप ABCA, लूप की हिंदी होती है आकृति। तो डियर स्टूडेंट्स देखो जो अक्षर हमने जो शुरू किया था वही अक्षर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब बंद होगी, ये क्लोज्ड है, ABC और फिर A। तो इसके ऊपर ध्यान दो कैसे करोगे। तो वही बात रखो, जहाँ से चल रहे हो, अगर बैटरी का पॉजिटिव आ जाए तो प्लस का E लिख देना, माइनस की आ जाए तो -E लिखेंगे, और करंट जो रजिस्टर हमारी डायरेक्शन में आ जाए तो उसको पॉजिटिव ले लेना, अदरवाइज उसको क्या ले लेंगे नेगेटिव। देखो भाई अब सारा थीम यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग करते हैं। हम चल पड़े जी यहाँ से, देखो ये करंट जा रहा है, ये उसी की डायरेक्शन में आएगा, देखो यूँ। तो इनकी गुणा करो I1 × R1, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए। उसके बाद देखो हम यूँ यहाँ से जा रहे थे तो बैटरी का हमें पहले नेगेटिव वाला हिस्सा मिला, तो -E1 यहीं पे मैंने लिखा है। EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे -E, और इस इधर जा रहे होंगे तो क्या लिखेंगे +E। ये काम भी हो गया जी अपना। उसके बाद आते हैं देखो यूँ, ये करंट भी हमारे साथ ही चल रहा है, देखो यूँ। उसके बाद ये वाला करंट जा रहा है, ये वाला ये जा रहा है, इस करंट का नाम बताओ, +I1 + I2। किस में से होके जा रहा है R2 में से, और यहीं से हम चले थे, अपनी यात्रा समाप्त होगी, 0 के बराबर होगा। तो ये लागू हो गए हैं फॉर क्लोज लूप ABCA। अब लागू करवा दो ACDA के लिए। मान लो ऊपर वाले में कोई भूल चूक होगी हो तो इसमें देख लेना, समझ में नहीं आया। भूल चूक का मतलब है बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको कम समझ में आया तो इसमें पक्का समझ में आ जाएगा। देखो भाई ACDA करो यात्रा शुरू भाई। यहाँ से हम चल पड़े हैं, वापस यहीं आ जाएंगे घूम फिर के, देखो ऐसे यूँ। तो ये करंट इसमें से जा रहा है, लिखो इसको I1 + I2 × R2। उसके बाद देखो ये जो इस करंट की ये यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद नया करंट चला, इसका नाम I2 I3 डायरेक्शन में ही है। और डियर स्टूडेंट इधर से हम जा रहे थे, बैटरी का पहले कौन मिला हमें नेगेटिव, तो हो जाएगी -E2, और वही करंट वापस यहाँ पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर तो है ही नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं, = 0। तो डियर स्टूडेंट ऐसे हम जो है वो किरचॉफ से सेकंड लॉ को लागू कर देते हैं। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई कहे पोटेंशियल डिफरेंस तो I × R, और EMF का मतलब अकेले सेल की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इन सब का जोड़ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। पेपर माउथ कर दियो, 3 नंबर में आओ जी 4 नंबर में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें आती है 1-1 नंबर की। पहली बात है नोट, इट ओबेज लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ, बताओ क्या लिखोगे, एनर्जी या चार्ज? क्योंकि चार्ज तो उस करंट वाले में था, इसके अंदर I इंटू आर यानी कि वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी होगी। ये हमने याद रखना है। बार प्रश्न आता है कि फर्स्ट लॉ क्या चीज़ का कंजर्वेशन करता है, वो करता है चार्ज का। सेकंड लॉ किस चीज़ करता है, एनर्जी का। दूसरा, ये जो है ओनली एंड ओनली इट इज़ एप्लीकेबल इन क्लोज्ड सर्किट ओनली, जो क्लोज्ड सर्किट होते हैं उनके ऊपर लागू होते हैं, ओपन सर्किट के ऊपर लागू नहीं होती है। देखो जो भी हम यहाँ से वही अक्षर लिख रहे हैं A B C A, यानी क्लोज हो गया ना पूरा। ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना इसके अंदर।